जय हिंद। अजय बायो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास है वर्नर का सिद्धांत, यानी कि वर्नर्स थियरी। देखिए, कल की क्लास में आप सब जो है उपसहसंयोजी यौगिकों का नाम करना सीखे, यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक क्या है और उपसहसंयोजी यौगिकों का नाम किस प्रकार किया जाता है, वह हम आपको कल की क्लास में समझा चुके हैं, बता चुके हैं। जो लोग जो है कल की क्लास को नहीं देख पाए थे, नहीं ज्वाइन कर पाए थे, वो जो है आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है कल की क्लास का जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख लेंगे, समझ लेंगे। तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं, इन उपसहसंयोजी यौगिकों के जो संरचना होती है और उनका जो है जो रासायनिक संगठन होता है, उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना और उनका जो है रासायनिक संगठन जो है किस प्रकार किया गया होता है, किस प्रकार होता है, इस चीज को जो है समझाने के लिए अल्फ्रेड वर्नर नामक रसायनज्ञ के द्वारा 1893 में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, एक सिद्धांत बनाया गया, जिसे जो है वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। थियरी पर एक बार ध्यान देंगे फिर से। स्विस वैज्ञानिक कौन? अल्फ्रेड वर्नर के द्वारा 1893 में उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना और जो है उसका गठन यानी कि संगठन को समझाने के लिए सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जो उपसहसंयोजी यौगिक हम आपको जो है कल की क्लास में समझा चुके हैं, बता चुके हैं, और उसका जो है नाम किस प्रकार किया जाता है जिसे आप समझ चुके हैं। तो हम आपको कल बताए भी थे कि उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नाम करना जो है आप को तभी आएगा जब उपसहसंयोजी यौगिक फार्मूले आएंगे कि किस प्रकार से वे बनते हैं, किस प्रकार से बनाए गए होते हैं। तो इन्हीं उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना और उसका जो है रासायनिक संगठन किस प्रकार से हुआ होता है, वह चीज समझाने के लिए जो है 1893 में अल्फ्रेड वर्नर ने जो है एक सिद्धांत बनाया, एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे वर्नर का सिद्धांत कहा जाता है। इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी। तो इसी सिद्धांत के लिए जो है अल्फ्रेड वर्नर को जो है 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो यह एक थियरी के रूप में है, इसको आसानी से समझा जा सकता है और जो है आसानी से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अब चलिए देखें कि जो है वर्नर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया उपसहसंयोजी यौगिकों की संरचना और रासायनिक संगठन के लिए, वर्नर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया, यह सिद्धांत क्या है, किस प्रकार है। तो देखिए, इसी सिद्धांत के आधार पर जो है उपसहसंयोजी यौगिकों का जो है जनक भी अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है, यानी कि उपसहसंयोजक रसायन विज्ञान के जो है जनक कहे गए। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा जो है उपसहसंयोजी यौगिक की संरचना और उसका जो है रासायनिक संगठन दिया गया था, इसलिए इनको जो है उपसहसंयोजक रसायन विज्ञान के जनक भी कहा जाता है। तो ये जो है बहुत बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। और इस वर्नर के सिद्धांत में, वर्नर का सिद्धांत जो है उपसहसंयोजी यौगिकों से ही है। हम जो है इनके एक एक सिद्धांत को समझते चलेंगे और जो है सारे नियम और सारे सिद्धांत को देखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, तो वर्नर का
जो सिद्धांत था, इनके सिद्धांत के मुख्य पद जो है मिल जाते हैं, जिसमें देखेंगे वर्नर सिद्धांत के मुख्य पद। तो वर्नर सिद्धांत के जो मुख्य पद हैं, इन मुख्य पद में सबसे जरूरी जो है केंद्रीय धातु परमाणु। देखेंगे अब यहां पर जो है केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, लिगेंड क्या है, संकुल क्या है, और जो है आयन क्या है। यह सब चीज जो है हम आपको जो है कल की क्लास में बता चुके हैं। तो इसको जानने थोड़ा जो है समझे, एक एग्जाम्पल से देखें जाने। तो देखिए यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, यहां पर K4 FeCN6 यह चीज। अब देखेंगे इस पूरे, या तो एक उपसंयोजी यौगिक है यहां से K4 FeCN6 में, यहां से पूरा जो है तो एक उपसंयोजी यौगिक है। और आप कल की क्लास में देख चुके हैं कि यहां पर जो है यह Fe जो है एक केंद्रीय धातु परमाणु है, यह एक केंद्रीय धातु परमाणु है, दिख रहा है ना, केंद्रीय धातु परमाणु। और जो है जो Cn है यहां पर, यह जो है क्या है, हम यहां लिख दे रहे हैं, ये जो है लिगेंड है। अब देखिएगा इस केंद्रीय धातु परमाणु सहित और इस लिगेंड सहित यह इतना भाग जो है क्या है, संकुल है। अब इस संकुल के बाहर यह जो है धातु आयन है। तो ये धातु आयन हो गया, एक यहां पर देखेंगे धातु आयन, यह चीज। और यह जो है संकुल है, यानी कि उपसंयोजी मंडल है। उपसंयोजी मंडल हम आपको बताए कि लिगेंड और जो है केंद्रीय धातु परमाणु। तो लिगेंड जो है क्या करता है, केंद्रीय धातु परमाणु को जो है घेरता है, चारों तरफ से एक मंडल बनाता है, उपसंयोजी मंडल कहलाता है। तो इस संकुल में देख रहे हैं तो जो यह केंद्रीय धातु परमाणु है और ये जो लिगेंड है, ये दोनों जो है वर्नर के सिद्धांत में इनको जानना बहुत कंपलसरी है, यही जो है मुख्य होते हैं। तो यहां पर देखिएगा जो केंद्रीय धातु परमाणु है, यानी कि अगर एग्जाम्पल में इधर देखें तो केंद्रीय धातु परमाणु तो इसमें यह है, Fe है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु की जो है दो प्रकार की संयोजकताएं मिलती हैं। यहां पर पहला जो है इनका पद मिलता है, पहला वर्नर का सिद्धांत मिलता है कि ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसकी दो प्रकार की संयोजकता मिल जाती है। पहली संयोजकता क्या है, जो प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। पहली संयोजकता प्राथमिक संयोजकता, जिसे आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। अब देखेंगे आयनिक संयोजकता, वर्नर के सिद्धांत में प्रथम पद मिल जाता है। वर्नर अपने सिद्धांत में कई पद दिए थे, प्रथम पद में मिलता है कि जो है पूरे संकुल में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु और जो है लिगेंड को जानना जरूरी है। तो इस केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड में जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकता मिलती है, दो प्रकार की संयोजकता मिल जाती है। पहली संयोजकता क्या मिलती है कि प्राथमिक संयोजकता, जिसे आयनिक संयोजकता भी कहा जाता है। देखेंगे तो आयनिक संयोजकता का मतलब यह है यहां पर कि यह इस आयरन में जो है, यानी कि इस जो Fe है, इस Fe की जो है जो संयोजकता है पहले से, यानी कि अगर देखें तो Fe+2 की संयोजकता है, तो यह इसकी जो है प्राथमिक संयोजकता होगी। और इसकी इस प्राथमिक संयोजकता को जो है टूटी रेखा से दिखाते हैं, टूटी हुई रेखा से इस तरह से डॉट के द्वारा जो है
दिखाया जाता है, स्पष्ट किया जाता है। अभी इसकी हम जो है संरचना बनाएंगे, तब आप इसमें जो है इसकी टूटी संरचना और इसकी जो है ठोस संरचना को देख पाएंगे, समझेंगे। आगे दिखाते हैं, आपको समझाते हैं। पहले एक एक बेसिक चीज देखते चलेंगे। तो इतना तो स्पष्ट हो गया कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकता मिलती है, एक प्राथमिक संयोजकता के रूप में जिसे आयनिक संयोजकता कहा जाता है, और जो इसकी आक्सीकरण संख्या भी होती है, तो यह इसकी प्राथमिक संयोजकता होती है, जिसे टूटी रेखा से लिखते हैं। और देखेंगे यह सदैव ऋणायन से संतुष्ट होती है। ऋणायन से संतुष्ट होने का मतलब है कि यह केंद्रीय धातु परमाणु की यानी कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये अपने लिगेंडों के जो है आयनों से संतुष्ट होती है। यानी कि लिगेंड के द्वारा जो है, आप पढ़े हैं कल की क्लास में, आप देखे हैं, पढ़े हैं कि लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय धातु परमाणु को दिए जाते हैं। तो यानी कि लिगेंड यहाँ पर जो है CN है, 6 लिगेंड है। इस 6 लिगेंड के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु परमाणु को दिया जाएगा। तो यहाँ पर CN को देखेंगे तो CN तो जो है ऋणायन है, यानी कि ऋणावेशित है। तो इस ऋणावेशित के द्वारा यानी कि लिगेंड के द्वारा ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है, ये जो है संतुष्ट होती है, यानी कि इस लिगेंड के द्वारा इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। ये जो है प्राथमिक संयोजकता यानी कि आयनिक संयोजकता कहलाती है। इतनी एक बेसिक पॉइंट मिल जाती है। इसका जो है द्वितीय पद यानी कि प्रथम पद में तो यह मिल गया कि केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकता मिलती है, और दूसरा पद जो है मिलता है प्राथमिक संयोजकता, जिसे आयनिक संयोजकता कहते हैं, जिसे टूटी रेखा से दिखाते हैं। और यह जो है क्या होती है, अपने ऋणायन से संतुष्ट हो, या सदैव ऋणायनों से संतुष्ट होती है, यानी कि लिगेंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिए जाते हैं उससे संतुष्ट होती है। अब देखेंगे आगे दूसरी संयोजकता क्या मिलती है, जिसे द्वितीयक संयोजकता कहा जाता है। द्वितीयक संयोजकता को देखेंगे तो इस द्वितीयक संयोजकता को जो है उपसहसंयोजी संयोजकता भी कहा जाता है। द्वितीयक संयोजकता को उपसहसंयोजी संयोजकता भी कहा जाता है। इसे जो है ठोस रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ठोस रेखा द्वारा दिखाते हैं। अब यहां पर देखेंगे तो यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से क्या करती है, संतुष्ट होती है। लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है। देखेंगे यहां पर जो है जो प्राथमिक संयोजकता थी, जिसे आयनिक संयोजकता कहे, तो आयनिक संयोजकता में क्या था कि इसके पास जो इसकी संयोजकता थी जिससे यह आयनिक बंध बनाती है, यानी कि जैसे यहां पर दिखाया गया कि Fe+2, जिससे यह जो है जो इसके पास जो इसकी आक्सीकरण संख्या होती है, जो इससे जो अपने से यह क्या करती है, बंध बनाती है, वह तो इसकी आयनिक संयोजकता हो जाती है। लेकिन जिसमें जो है क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन युग्म लेती है, भाई लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म, इसके पास ऑलरेडी जो संयोजकता है वह तो इसकी प्राथमिक संयोजकता हो गई, ऐसा समझ लीजिए। और जो लिगेंडों से भाई इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होती है, यहां पर दिया गया ऋणायन से संतुष्ट होती है, तो सही बात है। और दूसरी कह रहा है कि लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन लेती है, तो भाई लिगेंड जो होते हैं यहां पर देखेंगे तो ये लिगेंड है, ऋणायन है, तो ऋणायन से संतुष्ट होगी, और जो है संतुष्ट तो होगी, लेकिन क्या करता है ये लिगेंड जो है, क्या करता है, इसको जो है इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, यानी कि यह लिगेंडों से प्राप्त इलेक्ट्रॉन युग्मों से संतुष्ट होती है। यानी कि जो इसके पास प्राथमिक संयोजकता है उसके अलावा जो है यह लिगेंड से जो है इलेक्ट्रॉन युग्म को लेती है और संतुष्ट होती है। यानी कि ये केंद्रीय धातु परमाणु अपनी जो है क्या करती है, आयनिक संयोजकता से, अपने जो है प्राथमिक संयोजकता से, और जो है द्वितीयक संयोजकता यानी कि लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म से संतुष्ट होती है। एक बेसिक चीज दो पद में जो है वर्नर के द्वारा इस प्रकार से दो इसकी संयोजकता बताई गई, किसकी, केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकता मिल जाती है। अब आगे चलेंगे, देखेंगे जो चौथा नियम इसका मिलता है
यहां पर जो चौथा पद मिला इनका, यह क्या है कि प्रत्येक धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करना चाहती है। प्रत्येक धातु परमाणु का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु, यही केंद्रीय धातु परमाणु अपनी दोनों संयोजकता को संतुष्ट करना चाहती है। दोनों संयोजकता का मतलब है कि प्राथमिक संयोजकता जिसे आयनिक संयोजकता कहा जाता है, और दूसरा द्वितीयक संयोजकता जिसे उप सहसंयोजी संयोजकता कहा जाता है। तो जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी प्राथमिक संयोजकता जो इसके पास है उससे, और जो है लिगेंडों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया, तो देखेंगे तो इसकी प्राथमिक संयोजकता जो है धनायन के रूप में होगी, धनायन के रूप में है, तो ये अपने धनायनों से भी जो है संतुष्ट होती है, और लिगेंडों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है, यानी कि लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन से भी यह जो है ऋणायन से भी यह संतुष्ट होती है। ये जो है केंद्रीय धातु परमाणु का वर्नर के द्वारा जो है दिया गया जो है चौथा पद मिल जाता है। अब देखेंगे अगला, तो अगला क्या मिलता है कि प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता जो होती है, यानी कि उप सहसंयोजी संख्या निश्चित होती है। अब इसको समझेंगे। प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता जो होती है, यानी कि उप सहसंयोजी जो संख्या होती है वह निश्चित होती है। देखेंगे तो यहां पर जैसे देखें एग्जाम्पल में, तो Fe+2 की जो संयोजकता मिलती है वह 6 मिल जाती है। और देखेंगे इसी तरह से Fe+3 इसकी संयोजकता जो है 6 मिल जाती है। और इसी तरह से Ag+ की देखेंगे तो Ag+ की संयोजकता 2 मिलती है। और इसी तरह से जो है Cr+3 को देखेंगे, Cr+3 की संयोजकता जो है 6 होती है। और देखेंगे इसी तरह से जो है यहां देखिए Pt+2 की संयोजकता जो है कितनी मिल जाएगी, यहां पर देखेंगे तो 4 होती है। Pt+2 की संयोजकता 4, और इसी तरह से Pt+ जो है 4 की संयोजकता जो है कितनी मिल जाएगी, जो है 6 होती है। तो ये जो है धातु आयन जो होते हैं, ये धातु आयनों की जो है, यानी कि इसकी जो यहाँ पर जो धातु आयन है, इस धातु आयन की जो द्वितीयक संयोजकता होती है, यानी कि उप सहसंयोजी संख्या होती है, ये सदैव जो है निश्चित होती है। देखेंगे तो यहाँ पर Pt2+ की 4 मिलती है, Pt+4 की 6 मिल जाती है, Fe+2 की 6, Fe जो है +3 की 6, Ag+ की जो है 2, Cr+3 की 6 मिलती है। तो ये संयोजकताएं जो है निश्चित होती हैं किसी उप सहसंयोजी यौगिकों में, किसके लिए, उसके धातु आयनों की द्वितीयक संयोजकता के रूप में। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर जो है इसके लिए केंद्रीय धातु आयन की इसकी बात है, इसके लिए इसकी जो संयोजकता होती है, यहाँ पर ये जो धातु आयन है, ये धातु आयन की बात नहीं है, वर्नर के सिद्धांत में जो है केंद्रीय धातु परमाणु की बात है। तो केंद्रीय धातु आयन की बात है, तो केंद्रीय धातु आयन यानी कि इसकी Fe की एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पर Fe लिए हैं, यानी कि केंद्रीय धातु आयन जो होंगे, इस केंद्रीय धातु आयन की द्वितीयक संयोजकता जो होगी, यानी कि उप सहसंयोजी संख्या जो होगी वह निश्चित होगी। यानी कि अगर इस तरह से आपको जो है बहुत से मिल जाते हैं, तो सबकी जो है उप सहसंयोजी संख्या यानी कि द्वितीयक संयोजकता जो होती है वह निश्चित मिलती है, डिफिनिट होती है। तो चलिए इसी तरह से वर्नर के जो है और भी कई पद हैं,
उसको देखें, उसको समझें। देखिए इस वर्नर के सिद्धांत में वर्नर जो है अपने सिद्धांत को ही केवल दिए हैं, समझाए हैं कि आखिर जो है उपसंयोजी जो यौगिक हैं इनकी संरचना कैसी हुई है और इनका रासायनिक संगठन क्या है, इसी चीज को जो है अपने सिद्धांत में दिए हैं। तो जिसमें आप कई पद पा गए, देखेंगे एक बार अगर रिपीट करेंगे तो क्या मिलता है कि इन्होंने जो है मुख्य रूप से केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों की बात किए हैं। तो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु हम आपको पहले बता दिए कि जो संकुल यौगिक है, संकुल यौगिक में जो है क्या होता है कि ब्रैकेट के जो बाहर होते हैं वे जो है केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं और जो ब्रैकेट में होते हैं ये जो है लिगेंड होते हैं। इतनी बात स्पष्ट हो गई। और इतना ही नहीं, हम आपको कल की क्लास में पहले इसको स्पष्ट भी करके दिखाए कि जो है लिगेंडों के द्वारा जो है केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दिया जाता है। लेकिन यहां पर जो है जो केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु की दो संयोजकता होती है। ऐसा जो है कौन बताए, ये जो है अल्फ्रेड वर्नर बताते हैं। तो इसकी जो दो संयोजकता मिलती है तो वह एक जो है प्राथमिक संयोजकता के रूप में जिसे आयनिक संयोजकता कहते हैं। तो ये जो प्राथमिक संयोजकता है इसके पास जो इसकी खुद की संयोजकता है वह इसकी प्राथमिक संयोजकता होती है, यानी कि इस पर जो है +2 जो है यह इसकी जो है संयोजकता है। और यह क्या करती है, यह जो है लिगेंडों से ऋणायन को लेती है, यानी कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को इसको देते हैं तो यानी कि यह ऋणायन से संतुष्ट होगी। इसके पास खुद की संयोजकता है जिसे प्राथमिक संयोजकता यानी कि आयनिक संयोजकता कहते हैं, जिससे यह किसी से बंध बनाती है, यानी कि आयनिक बंध बनाती है, वह इसकी आयनिक संयोजकता पहले से है और यह जो है लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म लेती है, यानी कि ऋणायन से संतुष्ट होती है यहां पर। और दूसरी संयोजकता की बात क्या की है कि उपसंयोजी संयोजकता भी होती है जो क्या करती है लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में, यानी कि जो लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में देता है वह इसकी जो है द्वितीयक संयोजकता कहलाती है। इसके केंद्रीय धातु परमाणु के लिए द्वितीयक संयोजकता कहलाएगी। अब प्राथमिक संयोजकता को जो है टूटी रेखा यानी कि डॉट डॉट से दिखाया जाता है और जो है द्वितीयक संयोजकता को ठोस रेखा से दिखाया जाता है। इतनी बात हो गई। अब प्रत्येक धातु परमाणु अपने दोनों संयोजकता से यानी कि ये अपने प्राथमिक संयोजकता से और लिगेंड के द्वारा दिया गया जो इलेक्ट्रॉन युग्म है यानी कि जो द्वितीयक संयोजकता है इससे दोनों से संतुष्ट होती है, यानी कि दोनों को संतुष्ट करना चाहती है किसी उपसंयोजी यौगिक में। और प्रत्येक धातु आयन की द्वितीय संयोजकता जो होती है यानी कि कोऑर्डिनेट जो नंबर होता है वह निश्चित होता है, यानी कि इसकी जो कोऑर्डिनेट नंबर है वह निश्चित होती है, डिफिनिट होती है, जैसे कि यहां पर दिया गया है। इतनी बात। अब चलिए इसमें देखें कि जो केंद्रीय धातु परमाणु और जो लिगेंड है इसमें इसकी प्राथमिक संयोजकता जो डॉट रेखा से दिखाई गई है और जो इसकी द्वितीय संयोजकता है जो ठोस रेखा से दिखाई गई है, यानी कि इसकी संरचना अगर हम देखें तो किस प्रकार से इसकी संरचना का गठन होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं इसकी संरचना। इतनी चीज जो है पेन लेकर के अच्छे से नोट कर डालिए, अपने कॉपी पर अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ डालेंगे। इसमें जो है ये जो है थ्योरी टाइप की है, समझते चलेंगे, बहुत आसानी होगा, बहुत सुगम होगा और एग्जाम में वर्नर का सिद्धांत जरूर पूछा जाता है। चलिए अब इस देखते हैं इसमें जो है इसके संकुलों की संरचना को कि इसके लिगेंड के द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे दिया जाता है, इसकी प्राथमिक संयोजकता को टूटी रेखा से और द्वितीय संयोजकता को ठोस रेखा से इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। चलिए देखिए अगला पद क्या है, प्रत्येक धातु आयन की द्वितीयक संयोजकताएं यानी कि उपसंयोजी संख्या निश्चित होती है, यानी कि जो अभी बताया गया। चलिए द्वितीयक संयोजकताएं जो है कह रहा है
निश्चित होता है। जैसे अभी बताए हम आपको क्या कि जो है क्या बताया कि Fe+2 की संयोजकता कितनी जो है कितनी मिली थी 6 और Fe+3 की संयोजकता जो है आपको जो है 6 मिल जाती है। Ag प्लस जो है यहां पर देखेंगे तो Ag+ की देखेंगे तो इसकी संयोजकता जो है 2 मिलेगी और इसी तरह से जो है Cr+3 को देखेंगे तो इसकी संयोजकता जो है कितनी 6 मिलती है। इसी तरह से Pt+2 की संयोजकता जो है 4 और इसी तरह से जो है Pt+4 की संयोजकता जो है 6 मिलती है। यानी कि इनकी जो है जो द्वितीयक संयोजकता यानी कि उपसंयोजी संयोजक जो है उपसंयोजी जो संख्या है वह जो है इस तरह से निश्चित मिल जाती है। अब एग्जाम्पल में हम क्या लिए थे कि यहां पर जो है K4 उसके बाद जो है FeCN6 इसमें देखेंगे तो जो एक केंद्रीय धातु परमाणु है यानी कि Fe है इसकी जो संयोजकता मिलेगी जो प्राथमिक संयोजकता है प्राथमिक संयोजकता को बताया गया कि डॉट लाइन से यानी कि कटी हुई रेखा से दिखाएंगे। तो अगर इसको हम देखें तो यहां पर चलिए यहां पर इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर इसका जो है इस तरह से Fe+2 है यानी कि इसकी जो है प्राथमिक संयोजकता है वह तो निश्चित है और इसको जो है कटी हुई रेखा से दिखाएंगे। तो कटी हुई रेखा से दिखाएंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे +2 में ऐसे दिखा देंगे। फिर जो है देख रहे हैं कि इस लिगेंड के द्वारा Cn के द्वारा 6 लिगेंड के द्वारा जो है इसको घेरा जा रहा है। जब इसको घेरा जाएगा तो कुछ इस तरह से देखेंगे तो ऐसे इस तरह से ये जो है लिगेंड के द्वारा यानी कि 6 लिगेंड के द्वारा यहां पर Cn माइनस और यहां पर जो है Cn- ऐसे Cn- इस तरह से इसको घेरा जाता है। अब देखेंगे तो ये इसमें जो FeCN6 है इसकी संरचना कुछ इस तरह से मिल जाती है। अब यहां पर क्या है कि एक स्टेप आपको मिला था कि यह जो है अपने प्राथमिक संयोजकता और जो है द्वितीयक संयोजकता दोनों को संतुष्ट करती है अथवा दोनों से संतुष्ट होना चाहती है। तो प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों से संतुष्ट होना चाहती है। तो होता क्या है इसमें कि यहां पर देखेंगे तो इसकी जो प्राथमिक संयोजकता इस तरह से है तो इसको तो हम डॉट लाइन से दिखा दिए और जो इसकी द्वितीय संयोजकता जो इसको लिगेंड से मिल रहा है लिगेंड इसको जो है इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो लिगेंड से मिल रहा है तो यह इसकी जो है ठोस रेखा हो गई इस तरह से। अब होता क्या है कि यह अपने जो है प्राथमिक जो है संयोजकता से और जो है द्वितीयक संयोजकता दोनों से संतुष्ट होना चाहती है। तो इसमें होता क्या है कि यह इसकी जो आयन है यानी कि जो संयोजकता है यह क्या करती है इसके साथ कुछ इस तरह से इसके साथ ऐसे हो जाती है। तो यहां पर जो चार्ज है माइनस ये जो है हट जाता है और यह जो है इसके साथ अगर आ जाएगी इस तरह से तो यहां का जो है चार्ज हट जाता है। अब देखेंगे तो यानी कि 1 2 और यहां पर 3 और 4। अब यहां पर देखेंगे तो इसका जो बनेगा इसका जो संकुल बनेगा इसका संकुल अब कुछ इस तरह से लिख दिया जाता है। क्या मिला
एफ ई, यहां पर CN6, और उसके बाद जो है ये जो है इसकी 4 की बैलेंसी हो जाती है, -4 की, इस पे चार जो है आयन आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और यही -4 चार्ज को संतुष्ट करने के लिए इसके साथ जो है क्या होता है, उप सहसंयोजी यौगिकों में यहां पर जो है जो पोटेशियम देख रहे हैं ये 4 टाइम में आता है, 4 बार आता है जो इसके साथ जुड़ता है, इसलिए यहां पर जो है K4 लिखा जाता है। तो ये चार्ज यानी कि आयन हट जाते हैं, इस तरह से होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो वर्नर का जो है उपसंयोजी यौगिकों के लिए जो इसकी संरचना और इसका जो है रासायनिक संगठन मिलता है, इसके लिए ये भी एक इसका पद है क्या, कि जो केंद्रीय धातु आयन है ये अपने प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों संयोजकता से संतुष्ट होती है, और इसकी जो द्वितीयक संयोजकता यानी कि उपसंयोजी संख्या होती है वह निश्चित होती है। इतनी बात हो गई। अब अगला पद है द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित, यानी कि जो इसकी ज्यामितीय व्यवस्था होती है, क्या होती है, ज्यामितीय व्यवस्थाओं में होती है, यानी कि इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्थाएं होती है वह निश्चित स्थितियों में होती है, निश्चित दिशाओं में होती है। द्वितीयक संयोजकताएं जो होती हैं इनकी किसकी द्वितीय संयोजकता, केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीय संयोजकता जो होती है वे त्रिविम में अथवा इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है निश्चित दिशाओं में स्थित होती है। अब इसको समझ लेते हैं। देखेंगे एग्जाम्पल में यदि जो है उपसंयोजी संख्या यदि इनकी जो है 6 हो, जो कोऑर्डिनेशन जो है नंबर है यदि वह 6 हो, तो जो ज्यामितीय व्यवस्था इनकी होगी, जो इनकी जो संरचना बनेगी, जो इनका रासायनिक संगठन बनेगा उपसंयोजी यौगिकों का, वह अष्टफलकी होगा। यदि जो है उपसंयोजी संख्या 4 होगी तो इनकी जो ज्यामितीय व्यवस्था बनेगी चतुष्फलकी, यानी कि समचतुष्फलकी अथवा जो है वर्ग समतली होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि इसकी जो संरचना किस प्रकार से बन पाएगी। देखेंगे इस तरह से, यहां द्वितीयक संयोजकताएं केंद्रीय धातु परमाणु की त्रिविम में निश्चित दिशा में, यानी कि ज्यामितीय व्यवस्था में निश्चित दिशा में होती है। किस आधार पर, यदि जो है कोऑर्डिनेशन संख्या जो है 6 हो तो ज्यामितीय व्यवस्था अष्टफलकी, यदि जो है 4 हो तो समचतुष्फलकी या वर्ग समतली होगा। देखें तो जैसे कुछ इस तरह से यहां पर ऐसे, यदि केंद्रीय धातु परमाणु यहां पर, यहां जो यम है केंद्रीय धातु परमाणु है, और इसको जो है 4 लिगेंड, यानी कि 4 लिगेंड का मतलब है कि इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यदि 4 है तो 4 है तो ये जो है क्या करेगी, अगर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होगी, यहां पर ये जो है लिगेंड है, तो यहां पर जो है क्या होगा कि इस लिगेंड के द्वारा जो है इस केंद्रीय धातु परमाणु को जो इलेक्ट्रॉन युग्म मिलेगा, इसकी संरचना जो है कुछ इस तरह से मिलती है, यानी कि वर्ग समतली मिलती है। कब, जब 4 जो है क्या होगी, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर होगी। वैसे तो देखेंगे वर्ग समतली में जो इसका वर्ग समतल बनता है या जो है DSP स्क्वायर संकड़केकार होता है, DSP2 जिसे कहते हैं, या DSP2 संकड़केकार होता है। यहां पर DSP2 संकड़ के कारण जो है इसका वर्ग समतल बनता है ऐसे। और देखेंगे तो इसका इसके सापेक्ष जो होता है एंगल होता है
वह 90 डिग्री का होता है, और यहाँ इसका इसके सापेक्ष जो है 180 डिग्री का होता है। अब अगर इसको जो है काल्पनिक रेखा के द्वारा जोड़ा जाए इस तरह से, ऐसे, चलिए यहां पर बढ़ा देते हैं, इस तरह से जोड़ा जाए ऐसे, तो जो इसकी संरचना मिलेगी इस तरह से, एक जो है वर्ग समतल के रूप में मिलती है, यानी कि एक जो है वर्गाकार समतल के रूप में समतल पर मिलती है, इसको किसी जगह पर चिपकाया जा सकता है। तो यह जो है क्या मिलता है, इसकी जब कोऑर्डिनेशन नंबर मिलती है 4, तो इसकी जो है वर्ग समतली संरचना मिल जाती है। यहाँ पर इस जो है वर्गाकार संरचना के रूप में मिलते हैं। और अगर देखें तो यह जो है चतुष्फलकी संरचना भी देती है। चतुष्फलकी संरचना की अगर बात करें, कब, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वर्ग समतली कुछ इस तरह से इसकी संरचना मिल जाती है। और जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो समचतुष्फलकी में देखेंगे तो इसकी जो समचतुष्फलकी संरचना मिलेगी, यहां पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से, ऐसे। और जो इसकी जो है समचतुष्फलकी संरचना मिलती है, वह जो है यह मुख्य रूप से sp3 संकड़ के कारण मिलती है। sp3 संकड़ के कारण जो है इसकी जो है समचतुष्फलकी संरचना मिलती है इस तरह से। अब देखेंगे तो यहां पर जो है इसका जो एंगल बनता है वह जो है मुख्य रूप से जो है 109 मिनट और जो है 28 सेकंड का होता है। 109 मिनट 28 सेकंड का होता है। अब जो है देखेंगे तो अगर इसको काल्पनिक रेखा से जोड़ा जाए तो कुछ इस तरह से, ऐसे, इस तरह से ये जो है देखेंगे तो यह जो है समचतुष्फलकी संरचना मिल जाती है। समचतुष्फलकी संरचना मिलती है, और यह जो है वर्ग समतली संरचना मिलती है। समतली संरचना, इतनी बात मिलती है। द्वितीयक संयोजकताएं देखेंगे फिर से। द्वितीयक संयोजकताएं त्रिविम में निश्चित दिशाओं में स्थित होती हैं। त्रिविम मतलब होता है ज्यामितीय व्यवस्था जो होती है निश्चित दिशाओं में मिलती है। कब, जब जो है उपसंयोजी संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहां पर देखेंगे तो जो है यदि जो है 4 है तो समचतुष्फलकी कुछ इस तरह से मिल जाएगी। वर्ग समतली होगी यानी कि 4 होगी तो समचतुष्फलकी और वर्ग समतली दोनों मिल जाएंगे। इस तरह से वर्ग समतली मिल जाता है। अब यदि कोऑर्डिनेशन जो है नंबर 6 है तो कह रहा है कि इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था होती है उपसंयोजी यौगिकों की, वह जो है अष्टफलकी के रूप में मिलती है। तो अष्टफलकी का देखेंगे यदि जो है कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगी, देखेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन संख्या 4 1 2 3 4 इस तरह से मिल जाती है। इसमें भी देखेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से मिल जाती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन संख्या यदि जो है कोऑर्डिनेशन नंबर यदि जो है 6 होगी 6 होगी तो कह रहा है कि अष्टफलकी होते हैं
यानी कि अष्टफल की ज्यामिति देखते हैं। देखेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे इस तरह से कोऑर्डिनेशन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 मिलती है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। यहां पर जो है केंद्रीय धातु परमाणु, ये सब जो है लिगेंड है। इस तरह से लिगेंड मिलेंगे। अब देखेंगे, अब यहां पर जो है क्या है, यहां पर सब जो है इसका इसके सापेक्ष जो है 90 डिग्री का, इसका इसके सापेक्ष जो है 90 डिग्री का, यहां पर सब जो है 90 डिग्री का एंगल देते हैं, 90 डिग्री पर मिलते हैं। व्यवस्था इनकी जो है 90 डिग्री पर होती है। अब इनको अगर काल्पनिक रेखा से जोड़ा जाए तो इनका जो है अष्टफल की संरचना कुछ इस प्रकार मिलेगा। थोड़ा इसको इस तरह से ऊपर बढ़ा दें। अष्टफल की संरचना जो है मिलने का मतलब यहां पर यह है कि यह एक जो है मिस्र की पिरामिड जैसा दिखेगा। तो मिस्र की पिरामिड की तरह यदि जो है इसकी संरचना देखने को इस तरह से मिल जाएगी। देखिए इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे इस तरह से काल्पनिक रेखा से जब जोड़ेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं ऐसे। फिर देखेंगे तो यहां पर यहां से इसको जो है ऐसे, उसके बाद इसको ऐसे करेंगे और यहां से ऐसे। ऊपर की संरचना पिरामिड जैसी बन गई, इसी तरह से नीचे भी पिरामिड जैसे बनेगी, इस तरह से ऐसे। और इसको जो है यहां से इस तरह से, ये देखिए। तो यह जो है यहां पर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वह जो है 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 1 6 मिलती है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगी तो इसकी जो ज्यामिति व्यवस्था होगी, यानी कि जो इसकी ज्यामिति आकृति होगी, संरचना होगी, वह अष्टफल की कुछ इस तरह से मिल जाती है। तो यहां पर देखेंगे कहा अष्टफल की, यहां पर लिख देते हैं अष्टफल की व्यवस्था। चलिए भाई देखेंगे तो इस प्रकार जो है उपसंयोजी यौगिकों के लिए अल्फ्रेड वर्नर का जो है सिद्धांत इस तरह से जो है मिलता है, जिसमें कुल आपको जो है 6 सिद्धांत 7 सिद्धांत मिले। तो इस तरह से जो है अल्फ्रेड वर्नर का उपसंयोजी यौगिकों के लिए सिद्धांत जो है मिलता है, दिया जाता है। तो इसको अच्छे से कॉपी और पेन लेकर के नोट कर डालिए। अच्छे से जो है एक बार 2 बार इसको प्रैक्टिस कर डालेंगे, एकदम थ्योरी जैसा है, आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल सरल है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसको जो है अच्छे से लिख डालिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए भाई एक प्रश्न है, COCl3 इंटू 6 NH3, COCl3 इंटू 5 NH3, COCl3 इंटू 4 NH3
और COCl3 इंटू 3NH3 दिया गया है। उप सहसंयोजी यौगिक दिए हैं। इन यौगिकों में AgNO3 मिलाने पर क्रमशः जो है 3, 2, 1 और 0 क्लोराइड आयन अवक्षेपित होते हैं। अब जो है इन संकुलों की वर्नर सिद्धांत के आधार पर इनकी संरचना सूत्र क्या होगी, इसको जाने देखेंगे। यहां पर करना क्या है, वर्नर सिद्धांत के आधार पर इनकी संरचना सूत्र निकालना है, संरचना सूत्र देना है। तो इसमें करना क्या है कि इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका जो है इस AgNO3 के साथ अब क्रिया करा करके क्रमशः जो है 3, 2, 1 और 0 जो है सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त करना है, यानी कि क्लोराइड आयन का अवक्षेप प्राप्त करना है। और इसका जो है वर्नर सूत्र देना है, यानी कि वर्नर सिद्धांत के आधार पर संरचना सूत्र देना है। चलिए देखें, देखिए पहले वाले का देखेंगे तो COCl3 इंटू 6NH3 प्लस इसको लेंगे AgNO3, क्या बनेगा, क्रमशः जो है यहां पर 3 देखेंगे तो यह सिल्वर जो है इस क्लोराइड से अब क्रिया करेगी तो यहां पर जो है 3AgCl, यानी कि 3 जो है सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होंगे, तो अवक्षेप के रूप में मिल गए इस तरह से। अब देखेंगे इस आधार पर जब 3 सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होंगे तो यहां भी जो है मोलों की संख्या बढ़ जाएगी यहां पर, तो यहां हम जो है 3 लिख देंगे। अब इसके आगे की अब क्रिया क्या होगी, इसके आगे की अब क्रिया देखेंगे तो जो बच्चा इसके आगे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, CO इतना, उसके बाद यह इतना, यानी कि NO3 का टेकन 3, NO3 का इधर 3 मोल में है, टेकन 3 हो जाएगा, फिर जो है इंटू 6NH3। ये तो रासायनिक अपक्रिया हो गई, यह जो है क्या, रासायनिक अपक्रिया हो गई। अब इसका वर्नर सूत्र क्या होगा, वर्नर सूत्र में देखेंगे, यानी कि संकुलों की वर्नर सिद्धांत के आधार पर संरचना देना है, यानी कि संरचना सूत्र देना है। तो देखेंगे तो 3 क्लोराइड आयन के रूप में अवक्षेपित होते हैं, क्लोराइड आयन के रूप में अवक्षेपित होते हैं, इतनी बात ध्यान देना है। तो थोड़ा एक संकुल यौगिक देखें, जैसे एक एग्जाम्पल हम अभी समझाए आपको, क्या था, K4FeCN6। अब इसमें हम आपको बताए भी कि जो एक K4 है ये तो जो है धातु आयन है, यानी कि आयन है, और इधर जो है यह जो है केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और यह जो है लिगेंड है, ये जो है लिगेंड है। अब देखेंगे तो आयन तो यही है ना, यानी कि जो संकुल के बाहर हो, तो संकुल के बाहर जो होगा वह आयन है, तो यहां पर जो है क्रमशः 3, 2, 1 और 0 क्लोराइड आयन के रूप में मिलेंगे। कब, जब इसके साथ हम क्रिया कराएंगे तो जो है जो संकुल मिलेगा उस संकुल में इसका जो है इसके साथ कराएंगे तो 3 जो है क्लोराइड आयन अवक्षेप में मिलेंगे, और इसका जो है इसके साथ कराएंगे तो 2 क्लोराइड आयन अवक्षेप के रूप में, इसका जो है जब पुनः इसके साथ कराएंगे तो 1, और इसका जो है इसके साथ कराएंगे तो 1 भी क्लोराइड आयन नहीं मिलेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे इस आधार पर जो वर्नर सूत्र होगा वह क्या होगा, तो पहले तो हम जो है 3 क्लोराइड आयन को निकाल दें, 3 क्लोराइड आयन इस तरह से निकल जाएगा।
अब उसके बाद भाई लिया तो यही गया है ना, यही संकुल लिया गया है, तो इसी संकुल से 3 क्लोराइड जब आयन निकल जाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर जो है चलिए देखेंगे तो CO, उसके बाद जो है क्या मिल जाएगा, हाँ इतना इतना निकल गया। तो यहां पर देखेंगे NH3 का टेकन 6, या इसका जो है वर्नर सूत्र मिल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, देखेंगे यहां पर जो है संकुल यौगिक यही लिया गया है, यानी कि उपसंयोजक यौगिक लिया गया है। तो इसी उपसंयोजक यौगिक की अब क्रिया इसके साथ कराएंगे, कराने पर जो है यहां पर करा करके हम इनका क्रमशः जो है क्या किए, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना लिया। रासायनिक क्रिया में सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिल गया। ये तो अब क्रिया की बात है, अब क्रिया करा दिए। लेकिन जब वर्नर सिद्धांत के आधार पर जो है इनकी संरचना सूत्र की बात करेंगे तो आयन के रूप में 3 क्लोराइड आयन, जो आयन होगा वह आयन तो बाहर होगा, संकुल के बाहर होगा, तो हम 3 क्लोराइड आयन निकाल देंगे, किससे, इसी से, यानी कि इतने से निकाल। तो अब क्रिया के लिए हम AgNO3 लिए थे, AgNO3 अब क्रिया कराने के लिए यहां पर जो है 3 सिल्वर क्लोराइड आयन को अवक्षेप में दिखाने के लिए लिया गया। लेकिन जब संकुल की जो है संरचना सूत्र की बात आएगी, उपसंयोजी यौगिकों की वर्नर के आधार पर संरचना सूत्र की बात आएगी, तो 3 क्लोराइड आयन निकालेंगे। तो संकुल से 3 क्लोराइड, भाई चूंकि संकुल से आयन बाहर होते हैं तो हम 3 क्लोराइड आयन को इस तरह से निकाल दिए। उसके बाद जो है जो इतनी संरचना 3 क्लोराइड आयन निकल गई, ये तो इतना निकल गई, तो बचा यहां और इतना यहां, तो ये हो जाएगा CONH3 का टेकन 6। तो यह वर्नर सूत्र मिल जाता है। तो पहले का वर्नर सूत्र इतना मिल गया। अब इस क्रिया को दिखाइए अथवा मत दिखाइए, लेकिन वर्नर सूत्र जो है संरचना सूत्र इसका इस तरह से सीधा निकाल सकते हैं। चलिए इस दूसरे वाले का देखें, दूसरे वाले का क्या होगा, इसको नोट कर लेंगे भाई। चलिए दूसरे का देखें तो दूसरे में क्या है, COCl3 इंटू 5 NH3 की अब क्रिया किससे, AgNO3 से कराएंगे। तो कितना, 2 सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप प्राप्त होंगे, यानी कि यहां पर जो है 2 लेंगे, इसका इतने के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 2Ag, इधर जो है 2 क्लोरीन, 2AgCl, इतना मिल गया। फिर उसके बाद क्या बच रहा है, यहां पर एक क्लोरीन बच रहा है, तो हो जाएगा COCl, उसके बाद जो है क्या मिलेगा, NO3 का टेकन ट्वाइस, यहां पर 2 मोल में लिया गया है, NO3 का टेकन ट्वाइस मिल जाएगा। फिर जो है इनटू का 5 NH3, इतना मिल जाएगा। अब इसका वर्नर सूत्र देख लेंगे, वर्नर सूत्र, तो इसका वर्नर सूत्र क्या होगा, यहां पर जो है 2 क्लोराइड आयन निकलेगा, तो पहले हम जो है 2 क्लोराइड आयन को निकाल देंगे, यानी कि Cl2 को निकाल देंगे, कितने में से, इतने में से। तो वर्नर सूत्र क्या मिल जाएगा, COCl, एक क्लोरीन यहां बचा है, उसके बाद जो है NH3 का टेकन 5, यहां से 2 क्लोरीन निकल गया, उसके बाद जो है आयन के रूप में 2 क्लोरीन निकल गया, यानी कि क्लोराइड आयन के रूप में निकल गया, तो बच्चा यहां पर 1 क्लोरीन, तो COCl, फिर NH3 का टेकन 5, ये जो है वर्नर सूत्र मिल गया इस तरह से। चलिए
इस तीसरे वाले को देखें, तीसरा वाला। अब जरूरी नहीं है कि इस रासायनिक अभिक्रिया को लिखा जाए, इस वर्नर सूत्र को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम इसलिए लिखे हैं कि यहां पर जो है जब इसका इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्रमशः इतने इतने का सिल्वर क्लोराइड का जो है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड में इसके अवक्षेप को दिखाने के लिए हम जो है क्या किए हैं, इस अभिक्रिया को करा दिए हैं, क्रिया को दिखा दिए हैं। इतनी बात। चलिए इसका वर्नर सूत्र देख लेते हैं तीसरे का, तो क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। देखेंगे तो जो है COCl3 इंटू 4NH3 है, प्लस AgNO3। कितने मिले, कितना मिला, एक सिल्वर क्लोराइड का मिला, यानी कि AgCl मिला है। अब क्या बचेगा, जब एक सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिलेगा तो जो है यहां इतने से एक चला गया, यहां पर 2 बचेगा, तो हो जाएगा COCl2। इतनी बात, COCl2। उसके बाद जो है क्या बचा, NO3। इतना CO इतना मिल गया, Cl2 यहां पर 2 क्लोरीन, उसके बाद जो है NO3। अब उसके बाद जो है हाँ, उसके बाद क्या मिल जाएगा, यहां पर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसको दिखा देंगे, ऐसे देखिए। इधर जो है एक AgCl मिल गया, उसके बाद यहां पर जो है COCl2 मिला, फिर जो है NO3 मिला, NO3 हो गया, फिर उसके बाद जो है इनटू का यहां पर देखेंगे क्या हो जाएगा, NH3 का टेकन 4 मिल जाता है। अथवा इसी को जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि 4NH3, इस तरह से। अब इसका वर्नर सूत्र क्या मिल जाएगा, वर्नर सूत्र, वर्नर सूत्र में देखेंगे तो एक है, यानी कि एक क्लोराइड आयन मिलेगा, यानी कि Cl को हम पहले निकाल देंगे। अब इतने में देखेंगे तो हो जाएगा COCl2, फिर उसके बाद NH3 का टेकन 4। ये इसका वर्नर सूत्र मिल जाता है। नोट करते चलेंगे भाई, लिखते चलेंगे। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। चलिए इसका देखते हैं, चौथा। देखिए चौथा क्या होगा, यहां पर COCl3 इंटू 3NH3 क्या करेंगे, AgNO3 से अब क्रिया कराएंगे तो जो है क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन की बात होगी यहां पर वर्नर सूत्र में, लेकिन यहां पर जो है यह सिल्वर इस क्लोरीन से अब क्रिया करेगा
तो बनाएगा क्या, यहां पर जो है AgCl बनाएगा। फिर उसके बाद जो है यह आपको मिल जाएगा क्या कि COCl2, फिर उसके बाद इंटू NO3, उसके बाद जो है NH3 का टेकन थाइज, इस तरह से। अब इसका जो वर्नर सूत्र होगा, इसका वर्नर सूत्र क्या मिलेगा, इसमें जो है एक भी क्लोराइड नहीं मिला है, यानी कि इसका जो है संकुल जो है क्या मिलेगा, COCl3, उसके बाद जो है NH3 का टेकन थाइज, या इसका वर्नर सूत्र मिल जाता है। तो इसी तरह से आपको कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कई उदाहरण मिल जाएंगे, जिसका जो है वर्नर सिद्धांत के आधार पर इसकी संरचना सूत्र निकालना होगा, और जो है इसमें जो है इनका संरचना देना होगा। चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।